कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 भू-आकृतियां तथा उनका विकास का अध्ययन करेंगे। भू-आकृति विज्ञान को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थल रूपों का अध्ययन। तो हम अपने आसपास और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूपों का आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। समय के साथ आगे चलकर नदी में उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं, परंतु पहले से अधिक गहरी हो जाती हैं। नदी के विस्तार होने से विस्तृत बाढ़ का मैदान पाए जाते हैं। जलप्रपात नहीं मिलते हैं। नदी एक सीधे रेखा के रूप में न बहकर किनारे की ओर चलना शुरू कर देती है, जिससे उसका प्रवाह क्षेत्र चौड़ा हो जाता है, जिसे हम रिवर बैंक भी कहते हैं। यह नदी की मैच्योर स्टेज है। फिर से समय के साथ पार्श्वापर्दन के कारण घाटी का आकार इतना बढ़ जाता है कि आप वास्तव में नहीं बता सकते कि अब यह एक घाटी है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नदी की प्रथम अवस्था है। यहाँ पे नदी जो थी वो अवनलिका के रूप में पानी उसमें बह रहा था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे उसने पार्श्व अपर्दन किया, गहरी हुई, थोड़ी सी आपको समझ में आ रहा है, वी शेप्ड वैली के रूप में दिखाई दे रही है। ये नदी की प्रथम अवस्था है। यहाँ से पर्वतों के बीच से सक्रिय रिल्स के रूप में वो बही। यहाँ पर नदी की जो नदी बहुत अधिक गहरी या चौड़ी नहीं होती, बहुत ही सक्रिय अवनालिका के रूप में होती है। धीरे धीरे इस तरीके से बहते बहते सीधी बहती है नदी, और फिर वो गहरा करना नीचे के घर्षण के कारण वो शुरू करती है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वी शेप्ड वैली। यह नदी की युवावस्था है। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी नदी उसी तरीके से स्ट्रेट बहती है। सबसे पहले सर्वप्रथम नदी स्ट्रेट बहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपर्दन करती जाती है और इस तरीके से उसकी स्थिति वी शेप्ड वैली बनाती है। यहाँ देखिए, ये नदी आई अवनलिका के रूप में, धीरे धीरे से साइड में जो है डिपोजिशन करना शुरू किया, या अवसादों का जमाव करना नदी ने शुरू किया। ये देखिए, अब यूथ स्टेज से फिर आया है मैच्योर स्टेज या प्रौढ़ावस्था। यहाँ पे नदी सीधे आ रही थी, फिर देखिए आते आते वी शेप्ड वैली जो बनी थी वो इतनी चौड़ी हुई, पार्ट उसका चौड़ा होता चला गया अपर्दन के कारण, और यहाँ पे नदी जो लंबी बह रही थी उसने विसर्प बनाना शुरू कर दिया। ये जो है विसर्प है, जहाँ नदी सर्पाकार बहने लगती है, तो उसको मिएंडर्स बोलते हैं या हिंदी में विसर्प कहते हैं। यहाँ पे वी शेप्ड जो वैली थी इस अवस्था में वो इस तरीके की हो जाती है, और इसके लिए अभी मैंने बताया कि वास्तव में आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि जो ये है ये पहले कभी वी शेप्ड था। ये चौड़ा होके इस तरीके का दिखाई देने लगता है। यहाँ देखिए आप थर्ड स्टेज प्रौढ़ावस्था। इसमें नदी की जो सहायक नदियां सब आकर मिलने लगती हैं। नदी घाटियां जो होती हैं वो पहले से बहुत अधिक गहरी हो जाती हैं। ये गहरी होती चली गई। नदी एक सीधी रेखा के रूप में नहीं बहती। यहाँ पर नदी का विस्तार हो जाता है, पहले से अधिक गहरी होती है, किनारे की ओर चलना शुरू कर देती है। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से थी, फिर धीरे धीरे उसका रूप इस तरीके से हो गया, वो विस्तृत हो गई, विस्तार में बहने लगी। यह नदी की क्या होता है, मैच्योर स्टेज है। वृद्धावस्था में नदी की छोटी सहायक नदियां कम होती हैं, ढाल धीमा हो जाता है, नदी विसर्प जो है
जगह घेरकर अंततः पेनी प्लेन के रूप में विकसित हो जाता है। इस अवस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल मंद हो जाता है। नदी विसर्ग जगह घेर कर घाटी पेनी प्लेन या संप्राय मैदान में बदल देता है। यहाँ चट्टानों के अलग अलग ब्लॉक्स मिलते हैं जिन्हें मोनैडोनॉक्स कहते हैं। यह प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के विकास की ओल्ड एज है। लेकिन यह साइकिल यही नहीं रुकता, बल्कि नदी गहराई, तराई, अवसाद का पता लगाकर फिर इसी से इस साइकिल को फिर से रिपीट करती है। इसी साइकिल को नदी दोबारा रिपीट करती है, घाटियां बनती हैं। अतः आप यहाँ से रनिंग वाटर की, प्रवाहित जल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में समझ गए होंगे। ये देखिए, यहाँ पे नदी आई, यहाँ से निक्षेपण हुआ, फिर मोनैडोनॉक्स बने, फिर मिएंडर आपको दिखाई यहाँ दे रहे हैं। ये वृद्धावस्था है नदी की। अब हम ओरिजिनल लैंडफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा अपर्दित स्थल रूप। पहला घाटियां। घाटियां शुरू होती हैं सक्रिय सरिताओं से, फिर अवनलिकाओं का रूप ले लेती हैं। धीरे धीरे गहरी होकर अवनलिकाएं घाटी का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे वी आकार की घाटी। ये वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली से बहुत अधिक गहरी, सीधे एवं खड़े ढाल वाली घाटी को गार्ज कहते हैं। ये देखिए यहाँ, ये इसे हम गार्ज कहते हैं। ये सीधे एवं खड़े ढाल वाली एक गहरी घाटी है। वी आकार की घाटी का ये विस्तृत रूप। फिर आता है कैनियन। इसे कैनियन कहते हैं। आप ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। गार्ज के समान अधिक गहरे पार्श्व ढाल सीधे एवं खड़े होते हैं। ढाल सीधे एवं खड़े होते हैं, लेकिन कैनियन में तल की अपेक्षा ऊपर का भाग, टॉप पोर्शन जो है वो अधिक चौड़ा होता है, जबकि गार्ज में बॉटम ऑन टॉप, बॉटम टू टॉप एक सी चौड़ाई रहती है। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक सी चौड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन कैनियन में क्या हो रहा है, चौड़ाई बदल गई है। यहाँ पर तल की अपेक्षा ऊपर का भाग जो है वो अधिक चौड़ा होता है। तो ये गार्ज और कैनियन में अंतर है। आप इसको लिख भी सकते हैं। कैनियन गार्ज के समान अधिक गहरे पार्श्व ढाल सीधे एवं खड़े होते हैं, लेकिन कैनियन में तल की अपेक्षा ऊपर का भाग, टॉप पोर्शन अधिक चौड़ा होता है, जबकि गार्ज में बॉटम टू टॉप एक सी चौड़ाई रहती है। अब है जल गर्तिका। जल गर्तिका पॉथहोल्स पहाड़ी भागों में नदी की तली में विभिन्न अपर्दित पदार्थों, चट्टानों के टुकड़े वगैरह पानी में घुलकर बह जाते हैं, जिससे छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। इन गर्तों के कारण पानी में ये टुकड़े वृत्ताकार अर्थात भंवर के रूप में घूमते हैं, जिसे जलगर्तिका कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में कोई हार्ड रॉक या आग्नेय चट्टान आ जाती है और उसका कटाव से नहीं हो पाता है। आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा या आपने किसी पिक्चर में देखा होगा, जलप्रपात में जब पानी नीचे की तरफ आकर गिरता है तो वो वहां पे जो जहां पानी गिरता है वहां पर प्लंज पूल का निर्माण होता है, और आगे चलकर वो पानी जो है किनारे किनारे अवसाद जब इकट्ठा करता जाता है और धीरे धीरे वहां पर जल गर्तिकाओं का निर्माण होता जाता है। अवनमित कुंड या प्लंज पूल्स जलप्रपात की तली में जहां ऊंचाई से पानी गिरता है, शैल के टुकड़ों के गोलाकार घूमने से विशाल एवं गहरे कुंड निर्मित हो जाते हैं, जिन्हें अवनमित कुंड कहते हैं। फिर है नदी विसर्ग। आपकी पुस्तक में अधः कर्तित विसर्ग एवं गभीरीभूत विसर्ग दिया है। अधः कर्तित विसर्ग को इंग्लिश में
इनसाइज मिएंडर कहते हैं। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। हमारे सामने के दांत को इनसाइजर टीथ कहा जाता है, जिससे कि हम फूड की बाइटिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, सामने के दांत से हम जब खाना खाते हैं तो जब हम उसको जो हम काटते हैं तो उससे सामने के दांत से हमें हेल्प मिलती है। उनको उस चीज को बोला जाता उस दांत को बोला जाता है दांत को इनसाइजर टीथ। उसी तरीके से जो मिएंडर या विसर्ग को भी इनसाइज मिएंडर बोला गया है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नदी आ रही है, यहाँ नदी बह रही है। ये बीच में एक चट्टान जो है का टुकड़ा है। फिर नदी यहाँ से एरो के माध्यम से आपको समझ में आएगा, जल जो है इस दिशा में प्रवाहित होने लगता है। अब धीरे धीरे देखिए आगे चलकर ये और ज्यादा उसका सर्किल जैसा घूम जाता है। पानी जो है यहाँ से बह रहा है, फिर कोई चट्टान आ गई है, कठोर चट्टान है, फिर वहां से वो कटिंग करना शुरू कर देती है, नदी अपरदन करना शुरू कर देती है, अर्थात उस पत्थर को काटना शुरू कर देती है। पानी का प्रवाह तेज था, यहाँ ये आए और ये चट्टान के नीचे से यहाँ कटाव हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो अभी हमने आपको बताया प्लंज पूल्स, पोथोल्स या जल गर्तिका, अवनमित कुंड। जब ये प्रपात कठोर चट्टान ऊपर है, नीचे नरम चट्टान है, सॉफ्ट रॉक है। पानी कठोर चट्टान को काटने में बहुत समय लेता है, लेकिन जो नरम चट्टान रहती है वो आसानी से कट जाती है। पानी ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पे नरम चट्टानें जो है तीव्रता से कटी चली जाती है। ये जो है इसको हम बोलते हैं जलप्रपात, जहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन सॉफ्ट रॉक कट जाती है और हार्ड रॉक जो रहती है वो नहीं कट पाती है, उतनी तीव्रता से नहीं कट पाती है जितनी इसकी नरम चट्टान। यहाँ पे पानी जो नीचे गिर रहा है, उस कुंड को, ये जो गोलाकार चीज जहाँ पे पानी गिर रहा है, उसको बोला जाता है अवनमित कुंड या प्लंज पूल। प्रौढ़ावस्था में नदी पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो उससे लंबवत कटाव की अपेक्षा पार्श्विक कटाव अधिक होता है, साइड वे इरोजन अधिक होता है। इस प्रकार नदी घाटी चौड़ी हो जाती है और सर्पाकार बहने लगती है, जिससे नदी मार्ग में मोड़ बन जाते हैं। इन अर्धवृत्ताकार मोड़ों को विसर्ग कहा जाता है। जब नदी का पानी सीधा आकर किनारे से टकराता है, उस खड़े ढाल का निर्माण हो जाता है, जिसे कट बैंक कहते हैं। दूसरा किनारा उन्नतोधर ढाल वाला होता है, क्योंकि इस किनारे पर अपरदन के स्थान पर जमाव वाला कार्य भी होता है। इसे विस्तृत ढाल कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये बाढ़ का मैदान है। यहाँ पे ये नदी बह रही है, पूरा पानी आपको समझ में आ रहा है नीले रंग में। नदी विसर्ग की जो बताया है, ये देखिए यहाँ पे लेटरल इरोजन हुआ है, ये विसर्ग या सर्पाकार नदी बह रही है और अपरदन होता चला जा रहा है। यहाँ से भी हमें समझ में आ सकता है बाढ़ के मैदान, ये डेल्टा बनाया है और डेल्टा के साथ ही नदी विसर्ग भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब नदी का जो मोड़ है या नदी की सर्पाकार जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये बाढ़ का मैदान, ये नदी बह रही है और इसके साथ जो लगा हुआ जो है ये बाढ़ के मैदान कहा जाता है। ये डिपोजिशन जहाँ पे नदी बहते बहते किनारों पर जो पदार्थों को, जो अवसादों को जमा करती चली जाती है, और इसको बोला जाता है बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन। यहाँ पे नदी बहते हुए अपने साइड किनारों पर अवसादों को जमा करती चली जाती है। यहाँ इरोजन अपरदन के द्वारा घाटियों का निर्माण होता है। नदी बह रही है और अपना जो है पार्श्विक अपरदन करते चली आ रही है। ये देखिए यहाँ नदी विसर्ग
बनाती है, यह सर्पाकार बहती है। यहाँ पे पार्श्विक अपरदन हो रहा है। नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेसेस, हमने यह शब्द टेरेस फार्मिंग से सुना है, जिसमें मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए पहाड़ों पर स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। मूलतः यह एक लैंडस्केप है, यह एक सीन है जो नदी की छत पर एक स्टेप के रूप में दिखाई देता है। यह नदी में कठोर व कोमल चट्टानों के लंबवत अपरदन के कारण बनते हैं। ये जो देखिए आप, ये वर्टिकल, ये जो अपरदन हुआ है यहाँ किनारों से चट्टानों का कटाव हुआ है, ठीक है। ये यहाँ साइड से जो कटिंग हो गई है। टेरेस फार्मिंग के नाम से आपने सुना होगा, टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीदार खेती। उसी तरीके से ये जो है नदी वेदिकाएं, उनका नाम टेरेस फार्मिंग के रूप में ही हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये रिवर बैंक, फिर पानी का जो फ्लो है वो यहाँ कम हुआ और यहाँ पे ये जो ढाल के कारण ये स्टेप्स बनते जा रहे हैं। ये पेयर्ड में भी होते हैं, ये टेरेसेस या नदी वेदिकाएं जो है वो पेयर्ड में भी होती हैं। हमने ये शब्द टेरेस फार्मिंग से सुना है, जिसमें मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए पहाड़ पर स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं। ये इस तरीके से आपको समझ में आएगा। अब निक्षेपणात्मक स्थल रूप, जलोढ़। जब पहाड़ों से नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, तब उनकी गति एकाएक मंद हो जाती है तथा वह पर्वत एवं मैदान के संगम स्थल पर कुछ लोड जमा कर देती हैं, जो कि शंकु के आकार में तिकोना होता है। जलोढ़ शंकुओं के कारण मुख्य नदी में अनेक शाखाओं में बंटकर बहने लगती है एवं जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। जलोढ़ पंख के बाद डेल्टा, नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यह जलोढ़ पंख से अधिक व्यवस्थित होता है, मतलब सागर तट के निकट मोटे कण तथा सागर तट से दूर बारीक कण जमा हो जाते हैं। तीसरा, प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय मिट्टी के जमाव द्वारा लंबे और कम ऊंचाई के किनारों का निर्माण होता है, जिसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ये देखिए, एक डेल्टा का रूप है। यहाँ नदी सागर में मिल रही है और यहाँ पे पंजाकार रूप में, पंजे के जैसे, अब देखिए यहाँ पे धीमी उसकी गति हो जाती है। सागर तट के निकट मोटे कण और सागर तट से दूर जो है वो बारीक कण जमा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ की स्थिति दलदली हो जाती है। ये ये देखिए, अब है कास्ट स्थलाकृति। भूमिगत जल भी अपरदन एवं निक्षेपण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अभी हमने नदियों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा। अब हम भूमिगत जल के द्वारा निर्मित अपरदित और निक्षेपण प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित एक किसी भी स्थल रूप का अध्ययन करेंगे। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों
ज्वाइंट्स, छिद्रों, होल्स संसरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहने लगता है। जल का यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण है। भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन चूना पत्थर इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि यह घुलनशील है, जो कि काफी हद तक कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। घुलन क्रिया के संपन्न होने के लिए जल का अम्लीय होना भी जरूरी है। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा अपरदन और निक्षेपण क्रिया से बने स्थल रूपों को कार्स्ट स्थलाकृति भी कहते हैं। इसका यह नाम एड्रियाटिक सागर के कार्स्ट क्षेत्र के नाम पर पड़ा, जहां पर चूने की चट्टानों से निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ये देखिए, भूमिगत जल का अर्थ आप समझते हैं कि भूमिगत जल कैसे, भूमिगत जल का निर्माण नहीं होता किसी तरीके से। बारिश होती है, पानी जो है मिट्टी के द्वारा सोख कर जो नीचे जा रहा है, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं, और उसका उपयोग हम विभिन्न ट्यूबवेल के माध्यम से बोर करवा कर करते हैं। वो भूमिगत जल ही होता है जो हमारे ट्यूबवेल्स में आता है। ये देखिए यहाँ पे, अब यदि बारिश हुई, नीचे धरातल के द्वारा मिट्टी के द्वारा कुछ पानी सोख लिया गया, नीचे की तरफ पानी गया, तो यहाँ पे जो चट्टानें जो रहती हैं, कुछ यदि चूना पत्थर है तो वो घुल के चला जाएगा पानी के साथ, लेकिन यदि मान लीजिए कठोर चट्टान है तो स्थिति अलग होती है। पानी गिरा, पानी इधर पे नीचे की तरफ गया, कुछ पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल बहने लगा। अब देखिए पानी की दिशा यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है। ये चूने के पत्थर में यहाँ पे आपको समझ में आ रहा आएगा, जो चूने के पत्थर जहाँ पाया जाता है वहां इस तरह की स्थलाकृति बनती है। ये चट्टानों के साथ नीचे बह रहा है पानी, ये अंदर की स्थिति है, धरातल के अंदर की स्थिति, पानी नीचे नीचे बहता चला आ रहा है। यहाँ पे जो लाइमस्टोन रॉक्स और डोलोमाइट रॉक्स हैं, चट्टान, यहाँ पे उनकी दरारों से पानी बहता चला गया और वो उसमें घुल के, पानी के साथ घुल के चला गया। तो इस तरीके के स्थल रूप चूने के पत्थर के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपर्दित स्थल रूप घोल रंध्र। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूना पत्थर के क्षेत्र में प्रवाहित होता है तो पहले छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है, तो जो बाद में बड़े हो जाते हैं, इन्हें घोल रंध्र कहते हैं। विलय रंध्र घोल रंध्र का विस्तृत रूप होता है। वर्षा जल की तीव्रता से क्रिया करने पर विलय रंध्र का विकास होता है। ठीक है, तो पहले घोल रंध्र निर्मित होता है और घोल रंध्र का विस्तृत रूप विलय रंध्र होता है। तीसरा है डोलाइन। डोलाइन भी बड़े आकार का छिद्र अथवा रंध्र होता है, जिसका आकार कील की तरह या बेलनाकार होता है। निपातीय रंध्र या ध्वस्त रंध्र। चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त जल के प्रवेश से निर्मित डोलाइन आकृतियां एक साथ ध्वस्त हो जाती हैं, जिसे ध्वस्त रंध्र कहा जाता है। युवाला। चूना पत्थर के क्षेत्र में कई डोलाइन के ध्वस्त होने के कारण एक विस्तृत गड्ढे का निर्माण होता है। ठीक है, डोलाइन घोल रंध्र के पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, जिससे लंबी एवं गहरी खाइयां बन जाती हैं, जिसे घाटी सिंह या युवाला कहते हैं। तो ध्वस्त रंध्र में क्या हो रहा है, चूना पत्थर जो था कार्बन युक्त जल के प्रवेश से डोलाइन आकृतियां एक साथ ध्वस्त हो जाती हैं, जबकि युवाला में डोलाइन के ध्वस्त होने के कारण कई डोलाइन ध्वस्त होती हैं, उनके कारण एक गड्ढे का निर्माण होता है और
गोल रंग के पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, जिससे लंबी एवं गहरी खाइयां बनती हैं, जिसे घाटी सिंह या ज्वाला कहते हैं। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, पहली अवस्था है, यहाँ पे चट्टानों की कण आ रहा है, फिर धीरे धीरे निचले पोर्शन में ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। इसकी तीसरी अवस्था में धीरे धीरे ये कोलैप्स होता चला जा रहा है। चौथी अवस्था में सिंक होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब ये तीनों कंबाइंड जो सिंक होल्स हैं वो युवाला के रूप में, जब सिंक होल्स, यहाँ पे आपको एक सिंक होल समझ में आ रहा है, ये भी 3 सिंक होल्स मिलेंगे तो युवाला का निर्माण होता है। लैपिस जब चूना पत्थर के क्षेत्र में गर्तों एवं खाइयों के रूप में पदार्थों का जमाव हो जाता है, वर्षा जल चट्टानों पर चूने के कुछ अंश को भुला देता है, तो शेष क्षेत्र में नुकीले, असमान पतले व अनियमित कटक रह जाते हैं, जिन्हें लैपिस कहते हैं। इनका निर्माण शैल की संधियों के घुलन क्रिया के कारण होता है। फिर है कंदराएं। भूमिगत जल धीरे धीरे चट्टानों को घुलाकर जमीन को नीचे से एकदम पोला कर देता है। ऊपरी छत के सख्त होने पर भूमि नीचे की ओर नहीं धंसती, बल्कि वहां गुफाएं बन जाती हैं। इस प्रकार चूना चट्टानों के घुलने पर लंबे एवं सक्रिय खाली स्थान रह जाते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है।